बताओ क्या क्वेश्चन प्रॉब्लम है। पहले बायोलॉजिकल क्लास क्यों स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो उसमें से बताओ प्रॉब्लम बताओ, टॉपिक वाइज या फिर जैसा है। So question 14, biological classifications. 14 क्वेश्चन हाँ. पढ़ो तो। क्वेश्चन पढ़ो। स्टेटमेंट टाइप है इसमें। स्टेटमेंट 1 है, ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पोजेस लिपोप्रोटीनेशियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और स्टेटमेंट 2 है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्किबैक्टीरिया एज वेल एज यूबैक्टीरिया हैव सेम टाइप ऑफ लिपिड्स। देखो तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया प्रेजेंट लिपोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्किबैक्टीरिया एज वेल एज यूबैक्टीरिया हैव सेम टाइप ऑफ लिपिड, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि आर्चिबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया का जो सेकंड स्टेटमेंट है, आई मीन स्टेटमेंट 2, सेकंड स्टेटमेंट वो क्या है, वो गलत है। क्योंकि आर्ची और यूबैक्टीरिया का जो लिपिड का कंटेंट या लिपोप्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आर्ची बैक्टीरिया का सेल वॉल के कंपोजिशन के ही कारण, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के कंपोजिशन के कारण ही जो होता है उसको वो प्रोटेक्टिव, मतलब आई मीन प्रोटेक्ट कर सकता है किसी भी हार्श कंडीशन में, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है सेकंड नंबर जो है वो गलत है। तो पहला ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पॉज लिपोप्रोटीन यस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सही है। कोई भी बैक्टीरिया हो, आर्ची बैक्टीरिया हो या यू बैक्टीरिया हो, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ, कोई ज्यादा अमाउंट में होगा, कुछ लो अमाउंट में होगा, बट ये जो लिपोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि लिपोप्रोटीन जो है वो एक तरह का सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होने के कारण जो है वो यू बैक्टीरिया में तो सही नॉर्मल जो है वो कंटेंट होता है, लेकिन आर्ची में यही चीज जो होता है वो हाई अमाउंट में रहता है, जिसके कारण वो हार्श कंडीशन में वो सर्वाइव करेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या लिख रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये नहीं होगा क्योंकि आर्ची एंड यू बैक्टीरिया क्या है, वो आर्ची और यू बैक्टीरिया का सेम लिपोप्रोटीन कंटेंट नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। सेकंड है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये सही हो सकता है। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और चौथा हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इनकरेक्ट, नहीं आंसर बी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान देना, बस छोटा सा लिपोप्रोटीन नहीं भी याद रहा है तो बस इतना याद रखना कि लिपिड और प्रोटीन का जो कंटेंट होता है आर्ची बैक्टीरिया में ज्यादा होता है, जिसके कारण वो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगा अपने आप को हार्श कंडीशन से, बस इतना याद रखना, ठीक। हाँ और आगे बोलो। एक चीज ध्यान देना, जो यहाँ पे इस टॉपिक से जो बताने वाला था, आई मीन जो क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में ही रहेगा, ये पहले इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन बस सिंपल आया था कि आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है जो कंडीशंस को, आई मीन हार्श कंडीशन पे भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो याद रखना सेल वॉल कंपोजिशन, ये एनसीईआरटी का लाइन है, इतना ही पूछा है, बट ये थोड़ा डीप दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करके इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। और बोलो आगे। Sir, where does meiosis occur in mushroom? ये तो तुम क्वेश्चन ब्लॉक, अच्छा टॉपिक बताओ तो, फंगी का ना। Yes, sir. Option है बेसिडियोस्पोर, बेसिडियम, बेसिडियोकार्प और एस्कस मदर सेल। क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ। सर ये दूसरे बुक का है। अच्छा दूसरे बुक का है, ऑप्शन तब ठीक से बताओ, ठीक है। बेसिडियोस्पोर। क्वेश्चन क्या है बताओ। Where does meiosis occur in mushroom? अच्छा ऑप्शन है बेसिडियोस्पोर, बेसिडियम, बेसिडियोकार्प, एस्कस मदर सेल। मदर सेल पहला चल जाएगा,
1 एंड 4 में ही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ठीक है। क्योंकि एस्कोस्पोर्स जो होता है वो देखो, एक चीज ध्यान देना, क्योंकि जब फंगी का तुम पढ़े होगे इंट्रोडक्शन, तो उसमें तुमको दिखाया होगा कि ए सेक्सुअल में और सेक्सुअल में कौन कौन सा फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये एस्कोस्पोर्स जो है वो क्या है, वो ए सेक्सुअल का मतलब ये टाइप होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि वो डिवाइड करेगा तो वहां पे मियोसिस करेगा, वो जो मेगास्पोर तुम बोल रहे हो, ठीक है। 4 नंबर आंसर है, यस। ठीक है। और बोलो, आगे बोलो। जो क्वेश्चन पूछे थे अभी, वो आंसर सही है ना? हेलो? यस सर, सही है। हाँ, वो आंसर सही है ना? क्वेश्चन पूछो, नहीं है अब? डाउट क्वेश्चन नहीं है अब? अच्छा, जो तुम लोग को असाइनमेंट भेजा गया था, उसको तुम पूरा बना पाए हो? सर ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट बनाए हो, तो जो भी बनाया वो सारा बन गया है? जहां तक बनाया है वहां तक। 73 हाँ, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 76 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ना? क्वेश्चन नंबर 73। 73 या 76? सर आवाज नहीं आ रही है 73। ठीक से। 73। हाँ, जिससे मैच द कॉलम है क्या? 73। हाँ हाँ हाँ, यस। मैच द कॉलम है। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन। हेलो? इसमें कॉलम 1 में है। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही है? हेलो? सर कॉलम 1 में है एडिबल। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है, बोलो, सुन रहे हैं। हेलो? हेलो। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। नो सर, कट रही है। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड। अब आ रही है आवाज, देखो तो। एक सेकंड।
हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ पूछो। ये 73 नंबर क्वेश्चन में वो मैच द कॉलम है ना? यस सर। हाँ, तो उसमें देखो सबसे पहले ये ध्यान दो कि जैसे इडेबल डिलीशियस लिखा हुआ है, और सेकंड है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और चौथा है सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, और सॉरी तीसरा है सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, और चौथा है रस्ट एंड स्मट डिजीज। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये चीज देखो, इसमें सारा Yes. एग्जाम्पल है। ठीक है, जब सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक या फिर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स या फिर इडेबल डिलीशियस का बात करें, तो देखो इडेबल खाने के लिए ये सारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का लाइन ही है, और फंगी का इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पहला ग्राफ में ही दिया हुआ है। तो इडेबल डिलीशियस में सबसे पहले आ जाएगा मोरल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में आएगा न्यूरोस्पोरा। ठीक है, तीसरा सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, ये 12th में ही पढ़े होगा, पेनिसिलियम को लेके किया गया था, जो पेनिसिलियम नोटेटम बनाया गया था 1 नंबर। और रस्ट एंड स्मर्ट फंगी पक्सीनिया निसिलागो। अब इसको मैच कर लो, तो मेरे हिसाब से तो आंसर होगा 1 2, आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, आंसर सी होगा। ठीक है, ये सारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बोलो। सर ये क्रासा क्या है? हैं? क्या बोले? सर उसमें है न्यूरोस्पोरा एंड क्रासा। न्यूरोस्पोरा जो नाम दिया हुआ पूरा, हेलो। वहां पे सिर्फ न्यूरोस्पोरा लिखा गया है, सिर्फ न्यूरोस्पोरा बुक में जो है, एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ न्यूरोस्पोरा लिखा गया है। ठीक है, समझे? अच्छा। हाँ, सिर्फ न्यूरोस्पोरा लिखा गया है। Yes. और ये भी बता देते हैं कहाँ पे होगा। फंगी का जो सबसे पहला डिवीजन है, ठीक है, वो पहला डिवीजन के ही एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। ये स्लागो एंड स्मट जो है वो सेकंड डिवीजन के एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, और ये इंट्रोडक्शन में भी है। मतलब स्टार्टिंग का पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये सब तुमको खुद दिख जाएगा, स्लागो, पक्सीनिया, पेनिसिलियम, मोरल्स, ट्रफल्स, ये सब तुमको दिख जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है वो है वहां पे। ठीक है, हाँ, और बताओ, और आगे क्वेश्चन। जितना तक बनाया हो वहां तक क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, सर हाँ बोलो। क्वेश्चन है which is correct following sentences. ऑप्शंस है साइनोबैक्टीरिया मेक्स माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर। सर का हैं? मॉड्यूल का अच्छा, मॉड्यूल का है। अच्छा, ठीक है, बताओ बताओ। मॉड्यूल का है। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। सर ऑप्शंस है साइनोबैक्टीरिया मेक्स माइकोराइजा which absorbs phosphate from soil. ठीक है। B azotobacter is symbiotic nitrogen fixing bacteria. ठीक है, और बोलो। Option C in paddy field cyanobacteria is used to decrease soil microbes. हाँ, And option D methanobacterium feeds cellulose in anaerobic conditions. देखो इसमें आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो होता है ना, इनकरेक्ट है ना कि करेक्ट पूछा है, ये बताओ। करेक्ट पूछा है ना, तो पहला जो ऑप्शन था वो क्या था कि साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? Makes mycorrhiza which absorb phosphate from soil.
हाँ ठीक है। और सेकंड नंबर में जो है देखो साइनोबैक्टीरिया, देखो एक थर्ड नंबर का जो तुम ऑप्शन पढ़े कि पैडी फील्ड में डिक्रीज कर जाएगा, एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया एज ए फर्टिलाइजर वहां पे Yes. है। फर्टिलाइजर कहने का मतलब है क्योंकि पैडी फील्ड में ये साइनोबैक्टीरिया जो है एज ए फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। और फिर तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट का उस हिसाब से थर्ड जो आंसर जो है ना वो गलत है, क्योंकि वहां लिख दिया डिक्रीज कर रहा है वो, ठीक है। एजेटोबैक्टर Yes. जो होता है वो एजेटोबैक्टर सिम्बायोटिक है या फिर फ्री लिविंग है, तो वो तुम्हारा फ्री लिविंग हो जाता है, वो सिम्बायोटिक एजेटोबैक्टर कभी नहीं होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर पहला वाला होना चाहिए, फर्स्ट नंबर। देख लो आंसर, देख लो एक बार, उस हिसाब से पहला आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर साइनोबैक्टीरिया डी है। डी में क्या ऑप्शन था? Methanobacterium feeds cellulose in anaerobic condition. हाँ हाँ ठीक है, वो भी मिथेनोजन एनोरिक, हाँ एनोरिक कंडीशन पे तो वो सरवाइव कर सकता है मिथेनोजन, क्योंकि मिथेनोजन जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। डी आंसर होगा, सही है। और फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर का एक बार ऑप्शन पढ़ो तो क्या लिखा है? साइनोबैक्टीरिया Cyanobacteria makes mycorrhiza which absorb phosphate from soil. ये चीज है। माइक्रोराइजा जो है वो तो अलग चीज है। ठीक है, आंसर डी। माइक्रोराइजा क्या है बताओ? माइक्रोराइजा क्या है बताओ? माइक्रोराइजा क्या है? प्लांट है या फिर वो इसमें ये है, मतलब कोई माइक्रोब्स है? Microbes. माइक्रोराइजा माइक्रोब्स है, साइनोबैक्टीरिया भी माइक्रोब्स है, तो साइनोबैक्टीरिया अगर हम डाल देंगे तो माइक्रोराइजा को क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि वहां तो लिख रहा है ऑप्शन में कि माइक्रोराइजा को इंक्रीज करके वो फॉस्फेट को आई मीन एब्जॉर्ब करने का काम करता है साइनोबैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया वहां पे एक तरह का कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आंसर डी सही है, लेकिन माइक्रोराइजा एंड साइनोबैक्टीरिया दोनों का एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा वहां पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन, साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो कभी भी फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा, वो फर्टिलिटी रेट को बढ़ाएगा अलग चीज है, बट कभी फास्फोरस का नहीं कराएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसलिए आंसर डी लिखा है, क्योंकि वहां पे माइथोनोजन जो होता है वो एनारोबिक होता है, इसीलिए। समझ आया? Yes. ठीक है। Yes. तुम लोग को जो असाइनमेंट भेजा गया है ना, ठीक है, उससे क्वेश्चंस कंप्लीट करो, फिर मॉड्यूल से पूछो, ठीक है। ठीक है। असाइनमेंट का नहीं बनाए हो क्या? आज सब शांत हो, मुझे लग रहा नहीं बनाए हो तुम लोग, इसीलिए तुम एकदम शांत है। Third chapter से है। थर्ड चैप्टर मतलब प्लांट वो वाला, मतलब प्लांट Yes. किंगडम। अच्छा ठीक ठीक ठीक, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया ना। और किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम प्लांट किंगडम में आते हैं, ठीक है। चलो पूछो क्वेश्चन, प्लांट किंगडम का पूछ सकते हो, स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर जरूर बताना। Five number. क्वेश्चन नंबर 5। 5. हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में Which क्या है? out of दैट the बोलो, क्वेश्चन बोलो। which out of the following are included under Tracheophyta, that is vascular plant, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, all of these options. अच्छा, ट्रैकोफाइटा जो है, हाँ, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है? सब होगा, ऑल सब होगा। हाँ, ट्रैकोफाइटा मतलब एक तरह का vascular ट्रैकिया, plant. एक तरह का हाँ, ट्रैकिया। देखो वहां लिखा है, एक हिंट दे दिया है वहां पे, वस्कुलर प्लांट। तो वस्कुलर प्लांट मतलब क्या हो जाएगा बताओ तो? वस्कुलर हम कब बोलते हैं? vascular system हो. हाँ, तो जब वस्कुलर सिस्टम हो, ठीक है,
तो वस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होगा कि उसमें क्या प्रेजेंट होगा बताओ? उसमें हो जाएगा क्या, कंडक्टिंग टिश्यू को बोलेंगे। अगर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है तो वस्कुलर सिस्टम है कि नहीं है? जाइलम फ्लोएम ये सब। हाँ, तो वस्कुलर कंडक्टिव टिश्यू में दो ही आता है, जाइलम एंड फ्लोएम, हाँ फ्लोएम। ठीक है। और उसी को कंबाइनली बोलते हैं ट्रैकोफाइटा। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, टेरिडोफाइटा को जो अलग डिवीजन किया गया उसमें एक इवोल्यूशनरी मतलब इवोल्यूशन बेसिस पे भी किया गया। वहां लिखा गया है कि टेरिडोफाइटा का जो इवोल्यूशन हुआ है वो वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, मतलब आई मीन ब्रायोफाइटा का जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा फर्स्ट डिवीजन है जिसमें वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट था, देखा गया था। तो ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात मतलब सही होता है, ठीक है। इसलिए तो ट्रैकोफाइटा में जब टेरिडोफाइटा आ चुका है ट्रैकोफाइटा में, तो ऑब्वियस सी बात है टेरिडोफाइटा के बाद हम किसको रखे थे? जिम्नो को, फिर एनजियो को। हाँ, तो सब में आज सब में प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि इवोल्यूशन हमेशा एक्सटेंड होता है, बड़ा होता है, कभी घटता नहीं है, इसीलिए। चलो ठीक है, और बोलो। सर कॉन्जुगेशन समझा दीजिए ना। देखो कॉन्जुगेशन किस केस में? बैक्टीरिया के केस में? बैक्टीरिया के केस में पूछ रहे हो कंजुगेशन? क्योंकि बैक्टीरिया केस में अलग चला जाएगा। यस ठीक है, हाँ हम बता देते हैं। देखो सबसे पहले ये बताओ कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का प्राइमरी क्या है? एसेक्सुअल या सेक्सुअल? बैक्टीरिया का। हाँ, क्योंकि कंजुगेशन पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल है, ठीक है। एसेक्सुअल में कौन सा मेथड? एसेक्सुअल में कौन सा मेथड बताओ? बहुत सारा मेथड है, फ्यूजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, कौन सा? तो यहाँ ध्यान रखना, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन है। इसको ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी अगर कंजुगेशन की बात कर रहा है तो अलग कॉन्सेप्ट चला जाएगा। बट अगर वो पूछ दिया कि बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन का अगर मैकेनिज्म हमको लिखना है या बताना है किसी को भी, तो हमेशा ध्यान रखना वो एसेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन को ही वो करेगा, फ्यूजन का जो है वही उसमें लिखना है, क्योंकि बैक्टीरिया प्राइमरी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करता है। बट कंजुगेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम लोग पढ़े होगे, कुछ कुछ चीज है हम बताएंगे। कंजुगेट का मतलब क्या हो गया? बोलो बोलो सर जो जंक्शन बनाता है, मतलब जो जंक्शन फॉर्म करता है वो वाला ना, जो क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होता है स्मॉल पार्ट, वही वाला, वही। देखो कंजुगेशन में सबसे पहले हमको चाहिए, जैसे मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, अब इसमें तुम कैसे मेल और फीमेल पहचानोगे? सबसे पहले ये बता दो, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये मेल है ये फीमेल है? तो ऑलवेज ध्यान रखना कि मेल जो होता है वो मेल क्या होता है? वो डोनर होता है। हाँ, डोनर होता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? उसमें प्रेजेंट होगा पीली, ठीक है। अब ये बताओ, ये पीली के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा है एम्स में, ठीक है ना, सीबीएसई में नहीं पूछेगा, एम्स में पूछता है। देखो होता क्या है कि जब तुम प्लाज्मिड पढ़े होगे, ठीक है, तो प्लाज्मिड जो होता है उसमें 3 टाइप का है, एक है एफ प्लाज्मिड, उसके बाद है आर प्लाज्मिड, और उसके बाद है COL, कॉल प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि टॉक्सिसिटी रिलीज करता है, ठीक है। तो इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है ये पीली के फॉर्मेशन में? क्योंकि पीली जब तक नहीं बनेगा कंजुगेशन हो नहीं सकता है, और कंजुगेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं होगा। और हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर एसेक्सुअल उसका प्राइमरी और वह सेक्सुअल कर रहा है, इसका मतलब वो कंडीशन उसके लिए सही नहीं है, तभी सेक्सुअल कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, जो ये 3 प्लाज्मिड बताए, इस तीनों प्लाज्मिड में कौन रिस्पॉन्सिबल? हम इतना बता भी दिए कि ये 3 टाइप का है, इस तीनों प्लाज्मिड में कौन रिस्पॉन्सिबल है पीली के फॉर्मेशन के लिए? बताओ। अगर ये चीज बता दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का, यही सेम जो तुम पूछ रहे हो पीली का जो कॉन्सेप्ट पूछ है इसमें, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इस कॉन्सेप्ट से एम्स में क्वेश्चन आया है, एसेक्सुअल रीजन में। बताओ।
इस तीनों नहीं टाइप पता। में कौन नहीं पता? देखो सबसे पहले प्लाज्मिड पता है क्या होता है? कोई बताओ प्लाज्मिड क्या होता है? ये क्या सर होता है? एक्स्ट्रा हाँ ठीक है, बोलो एक्स्ट्रा बोलो। डीएनए होता है प्रेजेंट। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा हाँ, क्रोमोसोमल सर्कुलर एक फॉर्म में सेगमेंट है। होता है, हाँ, कंडेंस्ड होता है। हाँ कंडेंस रहता है। एक्स्ट्रा हाँ, क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक और जो क्रोमोसोम रहेगा उसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वहां पे रहता बोल है। रहे हैं, तो प्लाज्मिड होता है। ध्यान देना कि एफ जो प्लाज्मिड होता इनएक्टिवेट है, होता है ना सर वो? हैं? वो इनएक्टिवेटेड होता है ना, मतलब हाँ हाँ वो हाँ हाँ, इनएक्टिवेटेड होता है, बट कहीं पे चला गया ना, किसी होस्ट में चला गया तो वो तो एक्टिव हो एक्टिवेट जाएगा। होता हाँ, तो है। एफ प्लाज्मिड जो होता है वो एफ फैक्टर को रिलीज करता है, और इसी एफ फैक्टर को हम लोग एफ प्लस या फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जब फर्टिलिटी फैक्टर वो डेवलप कर देगा तो यही फर्टिलिटी फैक्टर जो होता है पीली के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। आई मीन ये हेल्प करता है। तो जैसे फर्टिलिटी फैक्टर हुआ, ये पीली बनाया, और ये पीली बनाया, तो पीली जो है एक स्मॉल फिंगर लाइक या फिर बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये जैसे ही जब फ्यूज करेगा, ठीक है, फ्यूज करने के बाद इसका न्यूक्लियस उसमें ट्रांसफर कर देगा, तो वही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल है। और आर प्लाज्मिड क्या होता है? तो आर प्लाज्मिड को बोलते हैं रेसिस्टेंट प्लाज्मिड। रेसिस्टेंट। अब ये रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट प्लाज्मिड कहने का मतलब है कि एक ऐसा क्रोमोसोम जो कि रेसिस्ट करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब स्ट्रेस हो जाता है या अनफेवर्ड हो गया, या फिर ये रेसिस्ट करता है एंटीबायोटिक वगैरह से भी। मान लिया कोई केमिकल, जैसे मान लो किसी पर्सन में कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। जैसे ही करेंगे हम लोग ना, इसका आर प्लाज्मिड एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको हद तक रोकना होता है। इसलिए कोई भी बैक्टीरियल डिजीज को खत्म करना है, हम लोग को एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है। क्योंकि एंटीबायोटिक का कोर्स करने का मतलब होता है कि 2 दिन 3 दिन तक हमको दवाई खाना, वही कोर्स कहलाता है। ठीक है, तो उसको हमेशा अगर एंटीबायोटिक मिलते रहेगा तो ये रेसिस्ट वहां पे नहीं कर पाता है। और अगर नॉर्मल हम चाहेंगे कि नहीं हम एक बार दवाई खा के वो ठीक कर दे, तो बैक्टीरियल जल्दी ऐसे नहीं ठीक होता है। तो वो कोर्स एक तरह का रिपीटिंग जो है एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस करते रहता है, ड्यू टू आर प्लाज्मिड वो उसको रेसिस्ट करता है। एक ये भी कंडीशन है, कोई तरह का केमिकल हम डाल देंगे बैक्टीरिया में तो उससे भी उसको बचाएगा। मतलब स्ट्रेस कंडीशन या अनफेवर्ड कंडीशन में ये जो प्लाज्मिड है ये एक्टिव होता है। और कॉल प्लाज्मिड कहने का मतलब है कि जैसे मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो इंटर करेगा, तो बैक्टीरिया हम लोग के लिए कुछ बैक्टीरिया अच्छा है, और जो बैक्टीरिया हार्मफुल है वो बैक्टीरिया अगर इंटर करेगा तो कहीं ना कहीं तो उस पर्सन को इफेक्ट करेगा ना। तो एक तरह का केमिकल, एक तरह का टॉक्सिक रिलीज करता है जिससे उसको हार्म होता है, बस यही चीज है। तो एस फैक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीली वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक पीली का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक कंजुगेशन प्रोसेस नहीं होता है। और कंजुगेशन का सीधा सीधी मतलब है फ्यूजन ऑफ टू सेल, ऐसा नॉर्मल मीनिंग यही है। बट इस केस में क्या होता है, मेल जो है आई मीन जब पीली बनाएगा और जब इसे फ्यूज करेगा तो ये न्यूक्लियस को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, यही कंजुगेशन। ठीक है, तो एफ फैक्टर को याद रखना बस। कोई दिक्कत? किसी को कुछ प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ठीक है, चलो ठीक। इसको नोट करना है कि मिटा दें? सर एक मिनट। हाँ हाँ से करना है। कर लो कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। हम सर बार बार बोल रहे हैं एफ प्लाज्मिड, एफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। मतलब पीली वगैरह का कॉन्सेप्ट पूछा है, एम्स में ही पूछा है, 2-3 साल के अंदर में ही पूछा है। ईयर हमको याद नहीं आ रहा है, नहीं तो हम बता देते हैं। सर 37। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। 37 ना? वो एल्गी का है क्या? क्वेश्चन पढ़ो। हेलो, क्वेश्चन पढ़ो।
हेलो हाँ हेलो। हाँ बोलो बोलो। क्वेश्चंस पढ़ो तब ना। सर उसका ऑफ हो जा रहा है बार बार। क्या क्या हो रहा है? शैली। हेलो। हेलो। सर क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन बोल हाँ रहे हैं, सर, बोलो। हाँ हाँ सर, बीच में चला गया था। हम्म, हाँ, the seaweeds that form the underwater forest are option kelps, laminaria, हाँ microcystis, all of this. क्या होगा सर? लेमिनेरिया है ना। क्वेश्चन है द सीवीड्स दैट फॉर्म द अंडर वाटर फॉरेस्ट आर कैल्प्स, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस। देखो लेमिनेरिया एंड मैक्रोसिस्टिस तो कंफर्म होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर डी होगा। लेमिनेरिया एंड मैक्रोसिस्टिस ये दोनों होगा। कैल्प्स क्या होता है बता सकते हो? कैल्प्स जो इसमें दिया है कि अंडर वाटर फॉरेस्ट होगा, तो इस कैल्प्स क्या होता है बता सकते हो? लेमिनेरिया एंड मैक्रोसिस्टिस क्या एग्जाम्पल है ना, ठीक है। तो उसके मतलब कैल्प्स क्या होता है, तो कैल्प्स जो है वो एग्रीगेटेड फॉर्म होता है, बहुत एल्गी जब एक साथ मिल जाएगा उसको कैल्प्स बोलते हैं, तो वो भी फॉरेस्ट का फॉर्म करता है। बट एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्योंकि सीवीड्स है, तो ये दोनों तुम्हारे बुक एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है कि लेमिनेरिया एंड मैक्रोसिस्टिस जो है वो एक ऐसा स्पीसीज है जो कि अंडर वाटर में वो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करता है। तो सीवीड्स है तो वो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। और आगे क्वेश्चंस बोलो। So question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 प्लांट किंगडम। Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ो तो। Natural system of classification differs from artificial system in number A, employing only one floral trait, number B, employing only one vegetative trait, number C, bringing out similarities and dissimilarities, हाँ number D, developing evolutionary trends. अच्छा, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन देखो क्या, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर फ्रॉम आर्टिफिशियल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो पूछ रहा है। तो पहला है ओनली वन फ्लोरल ट्रैक, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में सिर्फ फ्लोरल ट्रैक को लेके नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि अगर एक फ्लोरल ट्रैक को लेंगे तो बहुत ऐसा जिम्नो और एनजियो है जो कि मिक्स हो जाएगा, तो पहला आंसर गलत है। दूसरा है वेजिटेटिव ट्रेट, कभी भी कैरेक्टर, वेजिटेटिव ट्रेट जो है कभी भी कैरेक्टर को लेके वहां पे नहीं बोला गया, कैरेक्टर तो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल में सबसे मेन था सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो तीसरा ऑप्शन देखो पढ़ो क्या, ब्रिंगिंग आउट सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। और 14 है डेवलपिंग इवोल्यूशनरी ट्रेंड। तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल का जो डिफरेंस है वो सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज होगा, ठीक है। इवोल्यूशन बहुत बाद में आया था, बट उसमें आर्टिफिशियल में इवोल्यूशन का कोई जिक्र नहीं था, नेचुरल में उसमें डाला गया, डिस्कस किया कि नहीं, इवोल्यूशन भी देखा गया, लेकिन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है, इस दोनों बेसिस पे जो है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम को डिफर किया गया है। अच्छा, आर्टिफिशियल में और क्या क्या लिया गया था, तो उसमें तुम लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल, Morphology. हाँ, मॉर्फोलॉजी, हैबिट्स, हैबिटेट, शेप, साइज, ये सब को लेके लिया गया था, ठीक है।
तो डिफर जो है वह सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज होगा। आगे बोलो। 61 सर। 61 ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। Resemblance between algae and bryophytes include presence of root-like, stem-like, and leaf-like structures. Second is thallus-like plant body, lack of vascular tissue. Then हाँ। autotrophic nutrition. C है thallus-like plant body, presence of vascular tissue, autotrophic nutrition. रिजेम्बलेंस का D है मतलब क्या presence of समझती, पहले ये बताओ। रिजेम्बलेंस का दोनों में मतलब यहाँ similarities देखने में यार सिमिलैरिटीज वहां मतलब देखना है ना। हाँ, तो हाँ सबसे पहला ये तो बताओ कि प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था? सर सब तो एक ही साथ था, मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं था बट था सर। चलो एक चीज तुम बता दो, तुम खुद आंसर दे दोगे। आरएच विटेकर जो है हम्म उसका किस बेसिस पे वो सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, आई मीन कैटेगराइज किया था? मॉर्फोलॉजी पे। नहीं नहीं, एनसीईआरटी में है, जो उसको ध्यान रखो। 5 पॉइंट था ना, सेल स्ट्रक्चर था, सेल स्ट्रक्चर था, याद है? चलो हम बताते हैं। सेल स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और एक है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और एक है फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। 5 पॉइंट दिए थे वो, इसी बेसिस पे पूरे क्लासिफाई किए थे। तो कभी भी अगर प्लांट की बात आती है तो सबसे पहला, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे एल्गी और एल्गी और ब्रायोफाइटा के बीच में दिया गया है, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा के बीच में लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, इसी बेसिस पे प्लांट का जो है क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। सबसे फर्स्ट में थैलोफाइटा। थैलोफाइटा नाम क्यों रखा है एल्गी का? ये उसका बायोलॉजिकल टर्म है, जैसे बोलते हैं डिवीजन पॉरीफेरा, और जैसे ब्रायोफाइटा बोलते हैं, तो एल्गी का थैलोफाइटा क्यों रखा गया? क्योंकि थैलो का मतलब होता है, थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड रूट स्टीम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीम के तरह, रूट के तरह, लीफ के तरह काम कर रहा है, फंक्शनिंग वहां हो रहा है। जो नॉर्मल लीफ में काम है, जो रूट का काम है, स्टेम का काम है, लीफ का काम है, वो नॉर्मली एल्गी में भी हो रहा है। बट क्या एल्गी में वो स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो सबसे पहला दोनों में जो सिमिलैरिटीज है वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन में तुम जाओ, सेकंड ऑप्शन तुम बोले कि लैक ऑफ वस्कुलर टिश्यू। ऑब्वियस सी बात है, थैलोफाइटा या फिर एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, ये दोनों ऐसा डिवीजन है जिसमें वस्कुलर सिस्टम क्या था? एब्सेंट था। और प्रेजेंट किसमें मिला? हाँ, एब्सेंट था। प्रेजेंट टेरिडोफाइट से फिर वो प्रेजेंट टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ, तो हाँ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये मिल गया, ठीक है। और फिर तीसरा तुम बोले ऑटोट्रॉपिक। ऑब्वियसली जब प्लांट है, क्लोरोफिल है, तो ऑटोट्रॉपिक होगा। ऑटोट्रॉपिक हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी होना चाहिए, आंसर बी होना चाहिए। बी ही होगा, ठीक है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन और वस्कुलर लैक ऑफ टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू और ये ऑटोट्रॉपिक दोनों याद रखना। ये दोनों, प्लांट है तो ऑटोट्रॉप होगा ही होगा, बट फंगी को थोड़ा एक्सेप्शन रखा गया, ठीक है। बाकी बात ये दोनों एक ही रहेगा, ठीक है। रिजेम्बलेंस है तो सिमिलैरिटीज में ये दोनों ध्यान रखना। देखो एक चीज और है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पहले हम बताया ना कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन के कारण ही थैलोफाइटा, एल्गी का थैलोफाइटा नाम रखा गया, उसके बाद ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसीलिए थैलस ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए? हाँ सर, और एक फिगर वाला था। फिगर वाला क्वेश्चन? हाँ सर, फिगर से डिफरेंशिएट मतलब पता करना था कि ये है क्या। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट आइडेंटिफाइज ए एंड बी इन द गिवन फिगर, वही ना? नहीं सर, 89 है, 89 क्वेश्चन नंबर 89 है। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, जो एक गिवन फिगर दिया हुआ है उसका नाम बताना है ना? हाँ द गिवन फिगर शो, ठीक है। सर ये तो फॉर्न है ना, तो हाँ तो क्या दिक्कत हो गया?
नाम में थोड़ा ठीक है, हाँ ये सब चीज को देखो, एक चीज बता, ये सब चीज को ना याद कर लो, ठीक है। अगर एनसीईआरटी में है, ठीक है, क्योंकि फिगर जो है एनसीईआरटी का जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ लेबल भी जो होता है ना, लेबल हाँ जो है वो एनसीईआरटी का ही पूछता है। क्योंकि नॉर्मली क्या करता है, एनसीईआरटी का बुक को लेता है, उसको स्किन करता है, क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ चीज ना सर किसी सर और, मॉड्यूल्स सर अगर मॉड्यूल से अगर जो भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना होगा एनसीईआरटी से तो सर बहुत वो ये रहता है ना, जैसे कि एनसीईआरटी में रहता है जो इसका है, लेकिन मॉड्यूल में तो उसके पहले का भी बहुत कुछ दिया रहता है, तो हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन थोड़ा देखो एक्चुअली देखो अभी का टाइमिंग क्या है ना, कि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनाना है बनाओ, मेरा एडवाइस यही है। उसके अलावा तुमको टाइम है तो एक्स्ट्रा टाइम दो, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि तुमको सिर्फ बायो लेके ही नहीं रहना है, अभी केमिस्ट्री भी हाँ है, सर फिजिक्स भी फिजिक्स है, और केमिस्ट्री वो भी चीज तो है। क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला तुम्हारा ये थिंक होना चाहिए, हमको सिलेक्शन एक सीट चाहिए, तो कम से हाँ कम सीट का तैयारी तो कर लें। और वो सीट का हाँ तैयारी हमको एक लिमिटेड पढ़ के ही होगा, अभी एक्स्ट्रा या फिर नया कॉन्सेप्ट पढ़ो ही मत, ठीक है। हाँ। तो सर क्योंकि मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाए या नहीं बनाए, मतलब क्योंकि बायो का बनाओ, सर देखो क्वेश्चंस हाँ बनाओ, जो बनता है बनाओ, जो नहीं बनता है उसको एनसीईआरटी से थोड़ा रिलेट करो कि हाँ एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, हमसे नहीं बना, ठीक है, तो उसको फिर रिवाइज करो। जो एनसीईआरटी का नहीं है उसको तुम छोड़ सकते हो। हाँ, अभी तो यही है, क्योंकि देखो अभी एकदम लास्ट टाइम है, हाँ क्योंकि लॉकडाउन खत्म होगा, उसका कुछ दिन बीतेगा, 10 से 15 दिन में डेट निकाल देगा, ठीक है। हम्म तो अभी टाइम एकदम नहीं बचा है। ऐसे तुम लोग का जो है मेरा जैसा लग रहा है, हमको जून जुलाई के जून के अप्रॉक्स में ही एग्जाम होने का संभावना है। yes। जून चला जाएगा, मई वही नहीं देखेगा, क्योंकि अभी क्या है, केस वगैरह थोड़ा बढ़ ही हाँ रहा है। तो अभी का जो अनुमान है, ऐसे तो जो एनटीए है वो बोल रही है कि हम लास्ट वीक ऑफ मई में ले लेंगे, बट ऐसा संभव है नहीं, ठीक है। क्योंकि कोई भी वर्किंग नहीं चल रहा है, बहुत तरह का ये होता है ना। अब एक दो बच्चा तो बैठता नहीं है, 12 से 13 लाख बैठता है, तो सबका सब करना किसके पड़ता है। घर में कोरोना होगा पता नहीं। हाँ, तो सबसे पहले बस यही अपना अपना पूरा पूरा फोकस जो है, कम से कम बायो और हाँ केमिस्ट्री में बोलेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल के लिए तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो थोड़ा सा हाँ बनाओ। फिजिकल में थ्योरी भी पूछता है, इतना ध्यान रखना। देखो कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ठीक है। या तुम लोग एपीआर लेकिन में बीच जब बीच दिए से होगे वो तो भी तुमको, पूछता है कि बीच में बच्चा कुछ पढ़ा है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो चीज पूछता है, लेकिन तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक और एनसीईआरटी बायो का, बस इतना। तो तुम अगर ये चीज है कि तुमको पता है कि हाँ इसी से पूछता है, मैक्सिमम क्वेश्चन 80 85 90% तक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बायो से एनसीईआरटी रहेगा, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ये वहीं से रहता है, ठीक है। इसलिए अभी वही करो। मॉड्यूल का कुछ क्वेश्चंस हम देखे हैं, बट कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आई मीन इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अलग मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल में कुछ कुछ और ऐड रहता है ना, टॉपिक्स वगैरह। हाँ सर पहले का भी इसका पहले का पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो वो दिक्कत है आगे पीछे। देखो अभी क्या है ना, अभी रिवीजन करने का टाइम है। और एक और चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो चैप्टर में तुमको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, उस चैप्टर को तुम छोड़ भी सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे पास कम से कम 40-45, अगर 45 के अप्रॉक्स में चैप्टर होगा ही बायो का, उसमें एक दो चैप्टर छूट भी जाता है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो क्योंकि अभी सबसे ज्यादा रिवीजन चाहिए, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन ही तुम्हारा रिजल्ट दिलाएगा। अब तुम सोचो कि नहीं जो मेरा नहीं हुआ है उसको हम खत्म करें, तो ठीक है, अगर मेरे पास टाइम है, हम रिवाइज कर चुके हैं पहले, तो टाइम है तो करो, अगर नहीं है तो जो मेरा किया हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट मत पढ़ो। इसीलिए मॉड्यूल का क्वेश्चन बनाओ, बट एनसीईआरटी को मतलब उसको सर साथ खुद में ही से रखना। हाँ सर खुद से भी तो मतलब कुछ बीच बीच से क्वेश्चन बना सकते हैं सर, ऐसा हाँ कुछ। देखो एक्चुअली क्या है ना कि सबसे अच्छा पता है क्या होता है, कि तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जब तुम उसको पढ़ रहे हो, जब तुमको लाइन समझ में आता है, तो तुमको ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इस लाइन से, इस लाइन से, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन। क्योंकि बार बार हम बोलते हैं ना कि टॉपिक पे ध्यान दो, छोटा छोटा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक तो छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं टॉपिक है, कुछ ही टॉपिक बड़ा होगा, तो छोटा टॉपिक पढ़ो, उससे 2-3 क्वेश्चन तुम आराम से निकालो, बनाओ, अपने से बनाओ,
कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हारा गारंटी है कि तुम्हारा फिर क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कितना वो घुमाएगा, एक टॉपिक को कितना घुमा सकता है, ठीक है, ये चीज है। बट हाँ रिलेट भी करना है। मान लो एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन रिलेट कर देगा किसी और चैप्टर से। जैसे तुम अभी बैक्टीरिया का पूछे, तो कोई हमको पूछा साइनोबैक्टीरिया को पैडी फील्ड में यूज करते हैं। साइनोबैक्टीरिया कभी भी पैडी फील्ड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं दिया है, वो 12 के चैप्टर में दिया है, और वो बायोटेक्नोलॉजी एंड सॉरी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जो यूनिट है ना, उसमें वो दिया हुआ है, ठीक है। वहां से क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़ते हैं, ठीक है। एजिटोबैक्टर वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट आता है, ये सब सारा कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा प्लांट न्यूट्रिशन से, लेकिन देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसको रिलेट किया है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा पढ़ रहा है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, इसलिए रिलेट कर रहा है, और कुछ बात नहीं। ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो फिर ठीक है, आगे पूछो। सब बस इतना ही था सर, और ठीक है। हाँ, देखो एक और चीज है, जहां तक पूछ लिए ठीक है, आगे पूछना है तो पूछ सकते हो, बट हम तुमको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बताते हैं। प्लांट किंगडम का जो होता है ना, वो तुम याद करने वाला, आई मीन जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन जिसमें तुम ज्यादा कंफ्यूज होगे, जिसमें ज्यादा गलती होता है सर, इसका पता ही नहीं चलता है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि वो रेड वाले में है। हाँ, कौन सा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक डिवीजन में, प्लांट के हर एक डिवीजन में तुम सबसे पहले उसका ना लाइफ साइकिल को याद करो कि कौन सा हैप्लॉन्टिक है, कौन सा डिप्लॉन्टिक है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट। हाँ, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सब तुम्हारा कंफ्यूज हो सकता है और वही गलती होगा, और ये गलती होता है, ठीक है। बाकी बात दूसरा सेगमेंट है एग्जाम्पल तो खैर प्लांट में पूरा भरा हुआ है एकदम, ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहले जो है ना, क्योंकि देखो प्लांट तुम पढ़े हो, प्लांट किंगडम पढ़े हो, तुमको बहुत कुछ इसमें आता है, तुमको ऐसा कुछ नया मिलेगा, सब कुछ तुम्हारा पढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने का है वो सिर्फ एक ही टॉपिक है, लाइफ साइकिल। पहले लाइफ साइकिल को तुम जितना एनसीईआरटी का एनसीईआरटी से लाइन से तुम जितना क्वेश्चन बना सकते हो या जितना क्वेश्चन निकलता है उसको क्लियर करो, वही तुम्हारा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि ये सब में गलती होना नॉर्मल है, गलती होगा ही। एग्जाम्पल चलो याद हो गया, तुम लिख लिए, ठीक है, लेकिन लाइफ साइकिल समझना थोड़ा सा। जैसे ब्रायोफाइटा में बोलता है कि इंडिपेंडेंट है उसका आई मीन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट है, उसमें इंडिपेंडेंट है, लेकिन टेरिडोफाइटा में चल जाओगे तो वो डिपेंडेंट हो जाता है, डिपेंडेंट है वाटर पे अपने। हाँ, उसमें फिर तुमको पूछा जाएगा स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक में कौन सा लंबा फेज है, तो स्पोरोफिटिक हमेशा लॉन्ग होता है, लॉन्ग प्रोसेस, बट इसमें भी हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक साइकिल से रिलेट कर सकता है कि हैप्लॉन्टिक में क्या होगा। हैप्लॉन्टिक में जो होता है गैमेटोफिटिक वो ज्यादा लंबा प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है। ये सब चीज तुमको थोड़ा ध्यान रहा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन से अगर कमांड हो गया ना तो प्लांट किंगडम से कभी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और रही बात एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल तो खैर तुमको याद करना ही करना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो जो थोड़ा मेरा कंफ्यूजन टॉपिक है ना, आई मीन जिसमें ज्यादा गलती हुआ, उसको पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से पूछता है। तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देख लो 5-7 साल का, प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा लाइफ साइकिल से ही पूछा है, उसके अलावा फिर एग्जाम्पल सा रहता है, एग्जाम्पल से तो रहेगा ही रहेगा, तो ये होता है, ठीक है। क्योंकि अभी जो है, अभी सबसे अच्छा तरीका है कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है कम से कम 5 साल 6 साल का बना लोगे तो तुमको ऑलमोस्ट जो है उसमें कवर अप हो जाता है कि मेरा कितना % कंप्लीट है, कितना क्वेश्चन बन रहा है, तो उस पर ध्यान दो ज्यादा। बाकी बात फिर अपना अपना प्रिपरेशन तो किए ही हो, अभी तो खैर रिविजन चल रहा है इसलिए, ठीक है। तो इसमें और कुछ पूछना है? अगर पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर नेक्स्ट जो है हम लोग फिर एनिमल किंगडम पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ठीक है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, मीन यूनिट कौन सा आ जाएगा नेक्स्ट है? शायद मॉर्फोलॉजी ना? मॉर्फोलॉजी, हाँ, तो मॉर्फोलॉजी को उसको छोड़ के फिर हम लोग सेल का करते हैं, क्योंकि सेल से क्वेश्चन हर एक साल 2-3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सेल और एनिमल किंगडम को हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, हम सबको बोल देते हैं। बाकी बात फिर और कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी ऐसा कुछ है नहीं है पूछने के लिए, इसलिए बोल रहे थे। सर मॉर्फोलॉजी
देखो मॉर्फोलॉजी में जो है ना, मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल वगैरह है, उसमें एग्जाम्पल ही बहुत पूछता है, उसमें एग्जाम्पल और उसमें रटने के अलावा और कुछ उपाय नहीं है। बट मॉर्फोलॉजी में एक चीज तुम ज्यादा फोकस कर सकते हो, वो तुम्हारा ये फैमिली जो है, सोलेनेशिया, पोलिनेशिया, ब्रेस्टिकेसिया, इसका एग्जाम्पल वगैरह उसमें बहुत सारा टेस्टिंग कर देता है। ठीक है, जैसे इडेबल पार्ट का एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा ये किस फैमिली का मेंबर है, ठीक है, वो पूछ सकता है। फ्लोरल फार्मूला को प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा उसमें। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, थोड़ा टफ टॉपिक पड़ता है, तो बार बार रिवाइज करो। जो हर एक चैप्टर में 30-40% टफ टॉपिक है, उसी को तुम रिवाइज करो, इजी वाला हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सर इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्या? किसमें? 11th में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में? देखो हाँ। एनाटॉमी में तो इम्पोर्टेंट बहुत कुछ है उसमें तुमको। एनाटॉमी पूरा कॉकरोच ये सब सर जो भी इसमें से अच्छा कोई प्लांट एक पूछेगा, कोई एक पूछेगा। आई मीन अगर एनिमल की बात करें ना, तो टिश्यूज देखो, जितना भी प्लांट एंड एनिमल टिश्यू है ना, क्योंकि देखो प्लांट टिश्यू ना विदाउट फिगर बना के प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि पूछ देगा प्रोटोजालम किधर है, मेटाजालम किधर है, वस्कुलर बंडल किसका क्लोज्ड है, किसका ओपन है। तो जब तक तुमको फिगर अगर विजुलाइज नहीं करोगे या फिर नहीं तुम प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें दिक्कत होगा। तो तुम उसको करो, ठीक है, क्योंकि टिश्यू, प्लांट टिश्यू में सेकेंडरी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो उसका जो है ना, जैसे पैरेन्काइमटस टिश्यू है, पूछ देगा पैरेन्काइमटस टिश्यू का एग्जांपल बताइए, तो जैसे स्टोमाटा होता है वो पैरेन्काइमटस टिश्यू है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू है। तो इस तरह का तुमसे पूछेगा क्वेश्चन, तो उसमें बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको ना जो ग्रोथ के हिसाब से तुमको दिख रहा है, जैसे प्राइमरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ है, उसमें प्रोटोजालम, मेटाजालम, तो फिगर को जरूर बना के उसको प्रैक्टिस करोगे। 2-3 बार एक फिगर को बना के याद कर लोगे तो तुमको कभी दिक्कत ही नहीं होगा, तुमको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ऐसे बाकी बात तो तुमको रटना ही पड़ जाएगा, क्योंकि फिगर दिमाग में नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा डाइकॉट में प्रोटो किधर है, मोनोकॉट में किधर है, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या फॉर्म करता है, नहीं फॉर्म करता है, वो सब क्वेश्चन थोड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर है टिश्यू। फिर मॉर्फोलॉजी में सबसे एग्जाम्पल है, जैसे रूट मॉडिफिकेशन से एग्जाम्पल होगा, स्टेम मॉडिफिकेशन से एग्जाम्पल होगा, ठीक है, लीफ मॉडिफिकेशन से एग्जाम्पल होगा। मॉडिफिकेशन से एग्जाम्पल हमेशा पूछता है। ठीक है, उसके बाद फिर तुम फाइलोटैक्सी पूछ सकता है, मतलब एग्जाम्पल उसमें बहुत पूछता है, तो उसके लिए तुमको याद करना पड़ेगा मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, और फ्लोरल फार्मूला जो है उधर वो भी है, मतलब ये 2 टॉपिक में मैक्सिमम में याद करना है। ठीक है, तीसरा हम लोग प्लांट टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में आएंगे, तो एनिमल टिश्यू में भी जो होता है ना, उसमें भी वही चीज है। तो एनिमल टिश्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इपिथेलियल टिश्यू है। इपिथेलियल के बाद फिर कनेक्टिव टिश्यू, ये 2 टिश्यू को याद कर लोगे तो नर्वस और मस्कुलर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यू का याद करो, क्योंकि इपिथेलियल टिश्यू में ना एग्जाम्पल है स्क्वामस, क्यूबॉइडल, ये सब में छोटा छोटा चीज लिख दिया किडनी ट्यूब्यूल्स वगैरह, कुछ कुछ चीज है जो थोड़ा सिमिलैरिटीज दिखेगा, और वहां पे एग्जाम्पल में कंफ्यूजन होगा, वहां पे हम आंसर गलत मार देंगे। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू में एपिथेलियम और कनेक्टिव, ये दोनों को एग्जांपल है, क्योंकि किसी में रहेगा कि कोई यूनिसेलुलर जो टिश्यू है, जो स्क्वेड ग्लैंड, सेबेसिक ग्लैंड, मेम्ब्रेन ग्लैंड, ये सब जो है यूनिसेलुलर टिश्यू, मल्टीसेलुलर जो है, वो सब तुमको पूछेगा उसमें। ठीक है, बाकी में नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू से कभी ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। एपिथेलियल और कनेक्टिव करो। बाकी बात जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें कॉकरोच है, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग है। तो नीट का सिलेबस में देख लो उस तीनों में किस टॉपिक को डाला है। ठीक है, और अगर कॉकरोच डाल दिया तो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछता है। हाँ सर, बहुत अच्छा है वो। हाँ, हेड पार्ट से पूछता है कि कौन सा आई है, एंटीना के बारे में पूछा है, जैसे हेड पार्ट में आई है तो आइड में क्या प्रेजेंट है, ओमाटिड होता है, ओमाटिड में कितना इमेज बन सकता है, तो 200 ओमाटिड है तो इमेज बहुत ज्यादा बना सकता है, वो कंपाउंड आई के कारण वो घुमा सकता है। सेंसेशन पार्ट है, कौन सा विंग कहाँ है, नहीं है उसमें। फिर माउथ पार्ट से है, किसको हम लोग लिप बोलेंगे, किसको हम लोग टंग बोलेंगे, किसको हम लोग जॉ बोलेंगे, तो है उसमें। तो सबसे पहले तुम ये देखो कि कौन सा चीज पूछ रहा है हमको। अब पता चला कि हमको कॉकरोच पूछा, हम पढ़ के चल गए अर्थवॉर्म, तो ऐसा नहीं है। नीट का सिलेबस तो तुम लोग सर ऐसा तो नहीं होगा कि कॉकरोच का है और ऑप्शंस में ये अर्थवॉर्म ये सब का भी दिया है? नहीं, वैसा नहीं पूछता है, वैसा नहीं पूछेगा, वैसा नहीं पूछेगा। इसमें इसका कोई रिलेशन कहीं चैप्टर से है भी नहीं उतना। ठीक है, नहीं सर, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है ना, मतलब दूसरे जगह पे देखे जिसमें हाँ ठीक है, हम समझ रहे हो। वो देखो, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना कि
नॉर्मली क्या है कि हम लोग को सीबीएसई देना है, ठीक है, नीट देना है, ठीक है। तो पहले स्टेट वाइज में क्या होता था ना, स्टेट वाइज में इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता था, ठीक है। इसीलिए वो क्वेश्चन मॉड्यूल वगैरह अगर मान लो कि कहीं का मॉड्यूल, तो कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा रहता ही रहता है, क्योंकि होना चाहिए ना एक कि हाँ चलो, क्योंकि बाकी बात सीबीएसई कभी भी बोल रहे ना, बार बार तो बोल रहा है कि सीबीएसई एनसीईआरटी से बाहर बहुत कम पूछता है, 90 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी रखेगा, ठीक है। तो वो चीज कर सकते हो। तो मॉर्फोलॉजी का देखो, मॉर्फोलॉजी में कुछ हाँ, अगर उसमें डिस्कशन वाला अगर बात बोलते हो तो हमको बस तुम नेक्स्ट क्लास में तुम बता देना कि टिश्यू, एनिमल टिश्यू में कौन सा है, मतलब कौन सा पढ़ना, फ्रॉग है, अर्थवर्म या फिर कॉकरोच है, तीनों में से जो पढ़ना होगा तो हमको टॉपिक बता दो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। उसका जब नेक्स्ट क्लास होगा तो उसका हम एक समरी बता देंगे तुमको, जिससे क्वेश्चन वगैरह आया है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, क्योंकि हर एक साल चेंज करता है ना, कभी फ्रॉग डाल देगा, कभी अर्थवर्म डाल देगा, कभी कॉकरोच डाल देगा। बाकी बात उस यूनिट में ना मैक्सिमम रटना ही है, और तुमको लिख के बहुत अच्छा प्रैक्टिस, भी है। हाँ एग्जाम्पल वगैरह रटना ही पड़ेगा, कुछ उपाय नहीं उसमें, ठीक है। जैसे वो एस्टिवेशन जो है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछता है वो सबसे, ठीक है। उसके बाद वेनेशन पूछेगा, पैरेलल रेटिकुलेट, तो पैरेलल रेटिकुलेट तो खैर 10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि पैरेलल होगा तो क्या होगा और रेटिकुलेट होगा तो क्या होगा, तो रेटिकुलेट में डाइकॉट हो जाएगा और पैरेलल में मोनोकॉट हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछता है ये सब चीज, हाँ वो सब क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर अल्टरनेट है, अपोजिट है, रोल में तुम चल जाओ, अल्टरनेट रहता है, आई मीन लीफ का अरेंजमेंट अल्टरनेटिव भी रहता है, तो वो सब रटना पड़ेगा, ठीक है। समझने वाला बस एक ही चीज है, सर वो है सर ये सब वाला जो है, मतलब अपोजिट, ये सब है किसी पर्टिकुलर प्लांट का देके भी तो पूछ सकता है, हाँ मतलब हाँ सर। हाँ हाँ, वही पूछता ही है, सीधा एग्जांपल दे देगा, सॉरी बोल देगा कि दिस अल्टरनेट फॉर्म, आई मीन अल्टरनेट जो भी है वो किसका एग्जांपल है, तो एनसीईआरटी एग्जांपल याद करके जाना सर। तो वो क्वेश्चन। मतलब एनसीईआरटी से ही रहेगा, मतलब क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्पल रहता है, मतलब हाँ बाहर हाँ में। हाँ हाँ, बाहर से कुछ मत पढ़ो, बोले वो सब चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ो, क्योंकि उससे बाहर नहीं पूछा। हम तो बोल ही रहे तुमको कि अगर चैप्टर वाइज किसी के पास बुक्स है या फिर अगर डाउनलोड कर सकते हो तो फिर देखो उसमें, या फिर तुम्हारे पास अगर ईयर वाइज भी है ना, तो तुमको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ का क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो नहीं पूछता है वैसा बाहर का उस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बाहर का पूछेगा, जैसे जेनेटिक्स का क्वेश्चन कुछ बाहर से पूछ देगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ डाटा वगैरह पूछ सकता है, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज वगैरह हो गया, वो सब पूछ सकता है बाहर से। फिर तुम्हारा क्वेश्चन जैसे बायोटेक वगैरह से थोड़ा सा रहता है, मैकेनिज्म वगैरह है तो थोड़ा सा रहता है क्वेश्चन, बट मैक्सिमम क्वेश्चन, अरे ठीक है 90 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन को अपना 80-85 क्वेश्चन को टारगेट लेके चलो, क्या दिक्कत है। अब 4 को 5 को छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा थोड़ा है कि मेरा बायोलॉजी 5 को छूट गया तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री भी तो हमको करना है, फिजिक्स भी तो करना है। हाँ फिजिक्स के लिए एक चीज और बताएंगे, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत कम रहेगा। बोलते हैं ना कि हम लोग कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन कम पूछता है अभी तक का जो हम देखे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, कुछ कुछ चीज है जो थ्योरेटिकल। इस बार तो सब मतलब एम्स चीज वाला भी इसी में तो हाँ हाँ इस बार थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहेगा, बट डरने का जरूरत नहीं है, कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा, सर तभी भी क्योंकि कैलकुलेशन वाला कम ही रहेगा, मतलब नॉर्मल देखो हम क्या बताएं कि अभी इस बार एम्स को ऐड किया है, तो इस बार का पैटर्न तो हमको लग रहा है थोड़ा कैलकुलेटिव करेगा। पहले की बता रहे हैं, मतलब 2019 तक का जो था तब तक में कैलकुलेटिव, हम हमेशा ये गौर किए हैं, जब क्वेश्चन मिला है हमको हमेशा गौर किए कि 30 से 32 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो डायरेक्टली थ्योरेटिकल है, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो 10 12 15 क्वेश्चन, क्योंकि काइनेमेटिक्स है और कुछ ये तो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव तो देगा ही, ठीक है। लेकिन उसमें भी है कि तुमको कुछ कुछ चीज है, फॉर्मूला वगैरह अगर अच्छे से समझ गए, प्रैक्टिस किए हो, तो उसमें बन जाता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी बात केमिस्ट्री भी कैलकुलेटिव है, तो केमिस्ट्री में भी तुम कुछ जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। हाँ नेम रिएक्शन को अच्छे से याद करना, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि उससे वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेम रिएक्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके पूछ ही देता है वो, ठीक है। तो वो सब चीज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग
करते हैं एनिमल किंगडम एंड सेल, क्योंकि ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है, ठीक है। और एक और चीज बताते हैं, प्लांट का जो लाइफ साइकिल है तुम पढ़ लेना फिर से एक बार, फिर से कुछ हाँ बना यस लेना। सर। हाँ, फिर से कुछ प्रॉब्लम हाँ नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, सर। समझे। तो वो चीज करते हैं। और 2 चैप्टर रहने दो, ठीक रहेगा, क्योंकि 2 चैप्टर में काफी अगर अच्छे से बना, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत कुछ उसमें है। एनिमल किंगडम में भी बहुत कुछ तुमको मिलेगा, पढ़ो। प्लांट का तो हम लोग 3 सेगमेंट रखे, एक एनिमल किंगडम और एक सेल और एक तुम्हारा वो लाइफ साइकिल वाला, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है।